Hello everyone. So today we have come up with a new video जिसके अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं जनरल असेसमेंट ऑफ द पेशेंट। धीरे धीरे पहले हम असेसमेंट के कंपोनेंट्स को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स पे भी आएंगे अलग अलग कंडीशन वाइज। ठीक है। एंड जितने भी टॉपिक्स रेलेवेंट लगेंगे जो प्रैक्टिकली हमारे यूज आते हैं वो सभी टॉपिक्स मैं कवर करने की कोशिश करूंगी। जैसे ही हम असेसमेंट के बारे में बात करते हैं तो असेसमेंट जो होता है, एक होता है जनरल असेसमेंट ऑफ द पेशेंट और एक होता है कि आप कंडीशन वाइज जो है उस हिसाब से आप असेसमेंट लेते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्थो का जो असेसमेंट होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है। फिर जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन का होगा वो अलग होगा। कार्डियोपल्मोनरी का होगा तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है। तो हमें अभी क्या देखना है, जनरल असेसमेंट ऑफ द पेशेंट की मेनली अपन ये सारी चीजें लेके चलते हैं। अगर कंडीशन वाइज आप देखोगे तो कोई चीज प्लस माइनस इसमें कर देंगे तो चेंज हो जाएगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा असेसमेंट होता है वो बेसिकली एक अप्रोच को फॉलो करता है। ठीक है। दैट इज द सोप अप्रोच। सोप अप्रोच का मतलब है सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, असेसमेंट एंड प्रोग्राम। सब्जेक्टिव जैसा कि अपन कभी भी देते हैं सब्जेक्टिव, आपने एग्जाम्स दिए होंगे, ऑब्जेक्टिव दिए होंगे। ठीक है। तो सब्जेक्टिव में एक्चुअली क्या होता है कि दो कंपोनेंट आते हैं। वन इज हिस्ट्री एंड द अदर इज चीफ कंप्लेन। हिस्ट्री अगेन आप पेशेंट से लेते हैं। ठीक है। क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, टू वे कम्युनिकेशन होता है थेरेपिस्ट एंड पेशेंट का, जिसके थ्रू आपको हिस्ट्री निकल के आती है। एंड उससे भी पहले एक होती है चीफ कंप्लेन। चीफ कंप्लेन अगेन पेशेंट के वर्ड्स में होती है। तो सब्जेक्टिव वाला जो पार्ट है उसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, अभी तक आप पेशेंट को एग्जामिन नहीं कर रहे हैं, अभी तक आपने टच नहीं किया पेशेंट को, केवल बातों से ही, केवल कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का ये मतलब होता है कि इसके अंदर अब आप मेडिकली एग्जामिन करेंगे पेशेंट को, उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे जो भी रेलेवेंट होगा उस कंडीशन से, उस पेशेंट से। ठीक है। फिर ये सभी चीजें नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम असेसमेंट पे। असेसमेंट के अंदर क्या होता है, हम डायग्नोसिस मेंशन करते हैं। डायग्नोसिस भी जो होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो गया, फाइनल डायग्नोसिस हो गया। ठीक है। इस तरीके से मेंशन करेंगे। एंड लास्ट में आता है हमारा प्रोग्राम। ठीक है। तो प्रोग्राम के अंदर क्या होगा, ट्रीटमेंट एंड द होम प्रोग्राम, ये दोनों चीजें अपन मेंशन करेंगे। ट्रीटमेंट जो कि आप आपके हो सकता है ओपीडी सेटिंग में दे रहे हो या हॉस्पिटल में आईपीडी सेटिंग में दे रहे हो, जो भी रहेगा। एंड उसके साथ में होम प्रोग्राम भी रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहां से हमारा स्टार्ट हो जाता है सब्जेक्टिव असेसमेंट। सब्जेक्टिव के अंदर अपन ने क्या देखा था कि हिस्ट्री एंड चीफ कंप्लेन थी। इनफैक्ट जो असेसमेंट है उससे जस्ट पहले या हिस्ट्री से जस्ट पहले भी हमें एक चीज जो है वो नोट डाउन करनी होती है, दैट इज द डेमोग्राफिक डेटा। डेमोग्राफिक डेटा के अंदर क्या क्या आता है, नेम ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की एज क्या है, जेंडर क्या है, क्या काम करता है, दैट इज द ऑक्यूपेशन, एड्रेस एंड द डोमिनेंस, यानी राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है। नेम आपने मेंशन कर लिया। एज ग्रुप, एज ग्रुप क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे क्या होगा आपको ये समझ आएगा जब आप काफी पेशेंट्स भी देख लेंगे कि ये जो टाइप की बीमारी है ये इस एज ग्रुप के अंदर ज्यादा प्रेवलेंट है। ठीक है। जैसा आजकल अपन देख रहे हैं कि नेक पेन, नेक स्टिफनेस, ये सब चीजें आपकी अब हम आते हैं डेमोग्राफिक डेटा के ऊपर। नंबर वन चीज होती है नेम। नेम अपन ने मेंशन कर लिया पेशेंट का। सेकंड आता है एज। एज इसलिए जरूरी है, एक तो आपको पता हो पेशेंट किस एज का है, नॉट ओनली दैट, उसके अलावा क्या होगा, जब आप काफी सारे पेशेंट्स देख लेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो एक पर्टिकुलर बीमारी है ये इस एज ग्रुप के अंदर ज्यादा कॉमनली देखने को मिलती है। जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे कि मिडिल एज जो लोग हैं, क्योंकि उनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, डेस्क जॉब वो कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, क्रोनिक स्टिफनेस उनकी बढ़ रही है नेक की। तो नेक रिलेटेड इश्यूज उनको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आते हैं अपन जेंडर के ऊपर। जेंडर से क्या एक्चुअली क्या होगा,
अगेन आपको ये पता चलेगा कोई भी जो बीमारी है वो किस जेंडर में ज़्यादा कॉमन मिलती है। जैसे कि कैंसर जो होता है वो फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा कॉमन होगा, ठीक है। और अगर आप मेल की बात करेंगे तो मेल के अंदर प्रोस्टेट कैंसर ज़्यादा कॉमन होगा, ठीक है। फिर आते हैं हम ऑक्यूपेशन के ऊपर। ऑक्यूपेशन से भी आपको ये आइडिया लग जाएगा कि पेशेंट जो है उसकी लाइफस्टाइल किस टाइप की होगी, ठीक है। तो ऑक्यूपेशन के अंदर लाइफस्टाइल आपको पता चल जाएगी, पेशेंट जो है किस टाइप का काम करता है, उसी हिसाब से अपन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रखेंगे आगे, ठीक है। फिर आता है एड्रेस एंड डोमिनेंस। एड्रेस आपको क्यों पता होना चाहिए? एड्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट आपको पता रहे कि पेशेंट जो है, देखो पेशेंट और थेरेपिस्ट के बीच में कितना डिस्टेंस है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना पेशेंट को आने में प्रॉब्लम होगी, एंड जितना उसको कम आ पाएगा उस हिसाब से आपको प्रोटोकॉल सेट करना होगा। वेरएस अगर कोई पेशेंट नियर बाय रहता है तो उसका आना बहुत ईजी है, उसको आप डेली बुला सकते हैं या फिर उसको आप वीक के अंदर 5 दिन 6 दिन बुला सकते हैं। लेकिन जो पेशेंट थोड़ा दूर रहता है, जिसको आने में थोड़ी प्रॉब्लम है, उसका प्रोटोकॉल हम कुछ ऐसा सेट करेंगे सो दैट हफ्ते में 2 या 3 बार भी आए तो काफ़ी हमें अच्छी प्रोग्रेस मिलती रहे, ठीक है। फिर डोमिनेंस। डोमिनेंस क्यों ज़रूरी है? किसी भी पेशेंट का अगर डोमिनेंट साइड ही अफेक्टेड साइड है तो उस केस में क्या होगा, उसको ज़्यादा दिक्कत आएगी, आपको थोड़ा जल्दी भी करना पड़ेगा एंड थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए ज़्यादातर लोग राइट हैंडेड होते हैं, तो राइट हैंड साइड में ही अगर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जैसे राइट हैंड में हो गई या फिर राइट लेग में भी हो गई, तो आप देखोगे कहीं ना कहीं वो थोड़ा ज़्यादा सफ़र करेगा, ठीक है, बजाय इसके जिसके अंदर नॉन डोमिनेंट साइड अफेक्टेड होता है, ठीक है। तो डेमोग्राफिक डेटा जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट अपन आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से एक्चुअली हमारा असेसमेंट स्टार्ट होता है, दैट इज द चीफ कंप्लेन। चीफ कंप्लेन का मतलब सिंपली ये है, इट इज टेकन इन द वर्ड्स ऑफ पेशेंट। मतलब पेशेंट आपके पास क्यों आया है, इसमें सिंपली वही लिखना है हमें। मान लीजिए कोई पेशेंट आपके पास आता है कि मेरे कमर में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो आपको यही लिखना है अपने नोट्स के अंदर कि बैक पेन इन द पेशेंट। आप जगह मेंशन उसमें कर सकते हैं कि कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। लेकिन चीफ कंप्लेन में डायग्नोसिस नहीं दे रहे हैं हम केवल ये लिख रहे हैं कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो आप तक आया है, कुछ तो हुआ होगा जिसके लिए वो आया है, ठीक है। तो वो हमें लिखना है। नेक्स्ट अपन आते हैं हिस्ट्री के ऊपर। हिस्ट्री के अंदर भी क्या होगा, नंबर 1 सबसे पहले आती है हमारी प्रेजेंट हिस्ट्री। अब प्रेजेंट हिस्ट्री का क्या मतलब होगा, जिस कंप्लेन के लिए पेशेंट आपके पास आया है या जिस डिजीज के लिए वो आपके पास आया है, उससे रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी हिस्ट्री है, वो सारा प्रेजेंट हिस्ट्री के अंदर इंक्लूड करना है, ठीक है। अगेन ये भी जो होगा पेशेंट के अपने वर्ड्स में होगा, पेशेंट नरेट्स द हिस्ट्री ऑन हिज ओन, अपने आप वो बताता है, ठीक है। आप क्वेश्चंस भी पूछते हैं लेकिन वैसे पेशेंट अपने आप बताता है, ठीक है। फिर इसमें हम क्या क्या चीज़ें नोट करेंगे, मेनली डेट ऑफ ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, यानी कि पेशेंट को सिम्टम्स कब से फील हो रहे हैं। जैसे अगर कमर दर्द हो रहा है, लो बैक पेन हो रहा है, तो कितने टाइम से हो रहा है। मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, कुछ इंजरी तो नहीं हो गई थी जिसकी वजह से हो रहा हो। मान लीजिए कभी कोई जिम गया है, उसने कुछ हैवी वेट उठा लिया है, तो हो सकता है हैवी वेट लिफ्टिंग की वजह से उसको दिक्कत आ रही हो, ठीक है। जब हम बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर अलग अलग असेसमेंट लेते हैं, एक्यूरेटली असेसमेंट लेते हैं, फुल्ली डेडिकेटेड होके, तो क्या होगा, आप देखोगे कि बहुत सारे प्रोबेबल रीजंस होते हैं जिनकी वजह से ये होता है, ठीक है। फिर मैकेनिज्म ऑफ इंजरी के बाद मोड ऑफ ऑनसेट, यानी कि पेशेंट जो है ठीक है। फिर नंबर 1 पॉइंट हो चुका है हमारा, फिर डेट ऑफ ऑनसेट अपन ले लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मैकेनिज्म ऑफ इंजरी। फिर नेक्स्ट आता है हम मोड ऑफ ऑनसेट के ऊपर। ये जो होता है ये एक्चुअली आपको क्या बताना चाह रहा है कि मोड ऑफ ऑनसेट जो होता है वो सडन भी हो सकता है या फिर वो कंटिन्यूस भी हो सकता है, ठीक है। सडनली कोई पेन अराइज हुआ या फिर धीरे धीरे वो बढ़ना चालू हुआ, तो इंसिडियस भी हो सकता है, सडन भी हो सकता है, ठीक है। फिर जो कंडीशन आपके पास लेके आया है पेशेंट, हो सकता है कि वो पहले से इम्प्रूव हो गई हो, तो आप वो मेंशन करोगे।
देखो, हर चीज़ अगर अपन मेंशन भी नहीं करना चाहते, एटलीस्ट बैक ऑफ द माइंड वी शुड नो, हमारे दिमाग में रिटेन रहना चाहिए कि पेशेंट की ये हिस्ट्री थी। हो सकता है पेशेंट की जो कंडीशन है वो एज इट इज़ है, मतलब उसका पेन बढ़ा भी नहीं, कम भी नहीं हुआ, नॉर्मल सा है, या हो सकता है वो पहले से और बेकार हो रहा हो, डिटेरियोरेट हो रहा है। ठीक है, तो प्रेजेंट हिस्ट्री के अंदर मोटा मोटा ये सब चीज़ें हमें नोट डाउन करनी होती हैं। एंड अगर हम नए नए आए हैं प्रोफेशन के अंदर, तो भी हमें ट्राई करना चाहिए कि हम हर चीज़ रिटन के अंदर मेंशन करें। वो आपको आगे आने वाले पेशेंट्स के लिए एक एनालिसिस देगा कि ये इस जेंडर में ज़्यादा कॉमन है, इस एज ग्रुप में ज़्यादा कॉमन है, इस टाइप का भी ऑनसेट देखने को मिलता है, कम ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो वैरायटी जो है आपको काफ़ी देखने को मिलेगी जब आप असेसमेंट अच्छे से करोगे। पेशेंट का जो डायग्नोसिस होगा वो तो लो बैक पेन ही होगा, पर लो बैक पेन में दसों चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। हर पेशेंट में कुछ अलग आपको पिक्चर दिखेगी। तो क्लिनिकल पिक्चर और बेटर हो और आपका अंडरस्टैंडिंग हो, उसके लिए असेसमेंट अच्छे से करना ज़रूरी है। नेक्स्ट अब आते हैं पेन हिस्ट्री एंड पास्ट हिस्ट्री पे। पेन हिस्ट्री क्यों हम ले रहे हैं? क्योंकि पेन इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम दैट अ पेशेंट प्रेजेंट्स टू यू। ठीक है, तो पेन जो होगा, क्या ड्यूरेशन है, कितने टाइम से सिम्टम्स आ रहे हैं, पेन किस टाइप का है। टाइप का मतलब होगा कि डल एकिंग पेन भी हो सकता है, शार्प शूटिंग पेन भी हो सकता है, बर्निंग पेन भी हो सकता है, क्रैम्पिंग पेन भी हो सकता है। तो जिस टाइप का पेन है वो आपको ये बता देगा कि कौन सा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है मोस्ट प्रोबेबली इन्वॉल्व है। ठीक है, फिर एग्रेवेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर्स। पेन जो है वो ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिनकी वजह से बढ़ रहा है। जैसे अगर हैवी लिफ्टिंग से ही कोई पेन हुआ है, तो अगली बार भी अगर हैवी लिफ्टिंग करोगे या नीचे झुक के कुछ काम करोगे तो वो तो बढ़ाएगा पेन, फ्लेक्शन में होगा बैक हमारा स्पाइन, तो एग्रेवेट करेगा। रिलीविंग फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? पेशेंट रेस्ट कर रहा है मान लीजिए, तो उसको आराम आ रहा है। तो एग्रेवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर्स भी हमें नोट डाउन करने हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया पेन की बात। इट इज नॉट ओनली अबाउट पेन, बट पेन इज अ मोस्ट कॉमन सिम्टम, दैट इज वाई वी आर टेकिंग इट इंडिविजुअली। नेक्स्ट आता है हम पास्ट हिस्ट्री पे। पास्ट हिस्ट्री का मतलब है कि पेशेंट को कहीं पहले से तो कोई बीमारी नहीं है। कॉमनली अपन देखते हैं डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एक्सीडेंटल या कोई कुछ भी एक्सीडेंट हुआ है या कोई ट्रॉमा हुआ है पहले। ठीक है, ये सब चीज़ें कॉमनली देखने को मिलती है। डायबिटीज, हाइपरटेंशन तो बहुत ही कॉमन। ठीक है, फिर मेटाबॉलिक इसलिए लिखा है मैंने इसके आगे क्योंकि मेटाबॉलिक में सबसे कॉमन डायबिटीज अपन देखते हैं। कार्डियक में भी अपन हाइपरटेंशन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, फिर आता है अपन पल्मोनरी पैथोलॉजी, कोई नहीं है उसको, जैसे अस्थमा है या सीओपीडी है, टीबी है, एनीथिंग। ठीक है, तो अगर वो भी कुछ है तो मेंशन करेंगे, या कोई भी बीमारी है, कोई एलर्जी है किसी चीज को लेके, आप वो सब मेंशन कर सकते हो। ऐसे कई बार पेशेंट्स होंगे जिनको आपके जेल से भी प्रॉब्लम हो सकती है। ऑल्दो अपना जो हम जो जेल यूज कर रहे हैं बीइंग अ फिजियो, तो वो एक कार्बन जेल है, लेकिन उससे भी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, फिर कोई पहले सर्जरी तो नहीं हुई है या कभी कोई प्रोसीजर तो नहीं हुआ है पेशेंट के। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि लोगों के ऑपरेशन होते हैं, मान लीजिए पथरी का, स्टोन का कोई ऑपरेशन हुआ है, तो कुछ भी होगा आपको उसमें मेंशन करना है पास्ट हिस्ट्री में। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं फैमिली हिस्ट्री पे। अभी तक हम हिस्ट्री में ही चल रहे हैं बिकॉज हिस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द असेसमेंट। ठीक है, हिस्ट्री से आपको काफ़ी चीज़ें निकल के आएंगी। हो सकता है पेशेंट के सिम्टम्स अभी वैसे ना हो, लेकिन वो बाद में आ सकते हैं। तो अगर आपको हिस्ट्री से काफ़ी चीज़ें समझ आ रही है तो आप आगे तक भी पेशेंट को बचा सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम फैमिली हिस्ट्री पे। जैसे हेरिडेटरी का हो गया, हेरिडेटरी या फैमिली हिस्ट्री के अंदर मेनली हम क्या देखते हैं कि जो पेरेंट्स है या जो भी पहले वाली जनरेशन है, कहीं उससे तो पेशेंट के अंदर कोई बीमारी नहीं आई है या आने के चांसेस तो नहीं है। जैसे डायबिटीज होता है, तो वो हो सकता है आपके ग्रैंड पेरेंट्स को हो, पेरेंट्स को हो, आप में भी आ जाए। कैंसर के भी आप प्रोन हो सकते हो अगर फैमिली में रहा है तो। ओबेसिटी किसी को हो सकती है तो वो भी आप में आएगी। हाइपरटेंशन है तो हो सकता है वो भी हो। पहले कोई था जिसका इम्यूनिटी लो थी, हो सकता है आप में भी हो। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो प्रोन हो सकता है किसी ना किसी बीमारी के। सो फैमिली हिस्ट्री में वो देखेंगे, या फिर अगर सेम जो है घर के अंदर ही अगर उनका मैरिज होता है, तो उसमें भी आप देखोगे कि जो डिजीजेस होते हैं, जो चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स वगैरह हैं, ये चीज़ थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो दैट इज वाई फैमिली हिस्ट्री इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ see, the main concept behind taking the whole assessment of the patient is not only you should have good anatomical and physiological knowledge, but apart from that, you also need to be very alert and aware.
ठीक है, कई बार हो सकता है हमारे क्वेश्चन में हम कोई चीज़ भूल जाएँ या पेशेंट भी नहीं बताए, लेकिन अगर आप अलर्ट हैं तो आप काफ़ी चीज़ें समझ सकते हैं। ठीक है? नाउ कमिंग टू द पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री के अंदर एक्चुअली क्या होगा कि पेशेंट का जो इंडिविजुअली लाइफस्टाइल है वो किस टाइप का है, आपको इसमें वो देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई सिगरेट स्मोकर है, कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है। लाइफस्टाइल के अंदर आप देख सकते हो उसका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है या एक्टिव लाइफस्टाइल है या मॉडरेटली एक्टिव है। ठीक है, इसमें भी हमें क्या लिखना है, अगर वो कंज्यूम करते हैं सिगरेट अल्कोहल जैसा कुछ भी, तो पहली बात तो ये है कि वो करते हैं या नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि वो कितना कर रहे हैं, कितनी बार कर रहे हैं, 1 दिन में लेते हैं, 2 दिन में लेते हैं, ओकेजनली लेते हैं या डेली के ही 2-3 बार ले लेते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ इसमें मेंशन करनी है। अगर आपको वो पेशेंट क्लियरली बता देता है कि आई कंज्यूम 1 सिगरेट, तो आप इसमें मेंशन करोगे कि 1 सिगरेट पर डे। और मान लीजिए कोई 1 पैक बोल रहे हैं आपको कि इतने सिगरेट्स का कोई पैकेट है, वो कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप वो भी मेंशन करोगे। हर चीज़ आपके सामने होनी चाहिए। ठीक है, फिर लाइफस्टाइल ऑफ द पेशेंट के अंदर सेडेंट्री है या एक्टिव है, ये सब चीज़ें मेंशन करेंगे। नेक्स्ट अपन चलते हैं सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री पे। सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री जो होगी उसमें वैसे काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं, अलग अलग बनी भी होती है। ठीक है, लेकिन इसमें हमें क्या हिस्ट्री लेंगे हम पेशेंट से कि घर में कितने लोग हैं, कितने लोग कमाते हैं, कितने लोग क्या कर रहे हैं और कितना कमाते हैं। जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस पुट अप करेंगे और अगर आपको सही सही पेशेंट जो है एक आंसर देता है, जो मोस्ट कॉमनली होता भी है, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि पेशेंट की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, अच्छी है, वेल टू डू फैमिली से है या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो आपका जो ट्रीटमेंट होगा वो उसके हिसाब से ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा उसे बुलाएंगे या बहुत ज़्यादा आप उसके फाइनेंशियल कंडीशन से बहुत एक्सीडिंग चीज़ बता दोगे तो वो आएगा ही नहीं आपके पास। ठीक है, तो काम जो है वो एंड ऑफ द डे हम कर तो पेशेंट के लिए ही रहे, तो जो चीज़ उसको भी कंफर्टेबल हो, जो चीज़ आपका भी लॉस ना करवाए, इस तरीके का मॉडिफाइड एक ट्रीटमेंट हम देंगे। नेक्स्ट अपन चलते हैं मेडिकल हिस्ट्री पे। मेडिकल हिस्ट्री के अंदर क्या होता है कि प्रेजेंटली अगर किसी मेडिकेशंस पे कोई भी पेशेंट अगर कोई भी मेडिकेशन ले रहा है तो वो अपन इसमें मेंशन करेंगे। कॉमनली देखते हो आपकी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इन्हीं की दवाइयाँ चलती है लोगों की, थायराइड की, तो वो सब इसमें मेंशन करेंगे। नाम लिखो या ना लिखो, एग्जैक्ट ड्रग का ज़रूरी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट पता हो कि हाँ ये इस दवाई पे ये चल रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन आते हैं ऑब्जर्वेशन पे। सब्जेक्टिव पार्ट वी हैव कवर्ड, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द ऑब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के अंदर अपन क्या देखेंगे, नंबर 1 जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट या जनरल बिल्ट ऑफ द पेशेंट। जैसे ही पेशेंट आपके पास आएगा तो आपको ऑटोमेटिक देख के पता चल जाएगा कि वो उसका बॉडी बिल्ड किस टाइप का है। पुअर, गुड, फेयर एक नॉर्मली अपन बोलते हैं, नहीं तो एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ एंड मीजोमॉर्फ कहते हैं। ठीक है, एक्टोमॉर्फ यानी कि जो पेशेंट हो गई से मोटा है, थोड़ा सा थोड़ा हेल्दी है, उसके नॉर्मल जितना उसके होना चाहिए उससे ज़्यादा। एंडोमॉर्फ यानी जो एकदम स्किनी लीन है, ठीक है, पतले दुबले हैं, वो इसमें आएंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं मीजोमॉर्फ। एम से मीजो, एम से मस्क्यूलर, तो मीजोमॉर्फ यानी मस्क्यूलर बॉडी है जिसकी या फिर एथलेटिक बॉडी है, वो मीजोमॉर्फ में आएंगे। ठीक है, तो जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट यू कैन सिंपली ऑब्जर्व। नेक्स्ट इज वेस्टिंग। वेस्टिंग मतलब कोई भी मसल वेस्टिंग अगर आपको दिख रही है कि मसल वेस्टिंग में जा रही है, स्पेशली इन द न्यूरोलॉजिकल केसेस, आप उसको भी मेंशन करोगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एनी बैंडेजेस या स्कार्स, एरिया एंड एक्सटेंट। मतलब अगर आपको दिख रहा है कि मान लीजिए पेशेंट, आप आईसीयू में किसी पेशेंट को देख रहे हैं या फिर नॉर्मली इवन ओपीडी में भी किसी का टी केयर हुआ है, तो आप देखोगे कि उसके स्कार आपको दिखेगा। ठीक है, तो जब भी आप देख रहे हो कि कोई बैंडेजेस है, स्कार्स है या किसी की आईवी लाइन डली हुई है, कैथेटर डला हुआ है, किस टाइप की लाइन है, किस टाइप का कैथेटर है, कहाँ पे है, एरिया एंड एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, वो सभी चीजें इसमें मेंशन करनी रहेगी। एरिया यानी एनाटॉमिकल एरिया। ठीक है, तो जैसे किसी का ऑपरेशन हुआ है तो उसमें आप देखोगे कि उसको सूचर्स आपको देखेंगे, आपको लाइंस दिखेंगी। ठीक है, वो सब चीजें इसमें मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आते हैं अपन एटीट्यूड ऑफ द लिम्ब पे। एटीट्यूड ऑफ द लिम्ब जो होगा, हमारी तीनों जो स्टार्टिंग पोजीशंस है, सुपाइन, सिटिंग एंड स्टैंडिंग, इन तीनों के अंदर अपन लेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम क्या देखेंगे, टाइप ऑफ गेट। गेट जो होता है आपको बहुत चीजें बताता है। कई ऐसी बीमारियां होती है जिनका गेट जो होता है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक गेट होता है, जैसे पार्किंसन है तो उसमें फेस्टिनेटिंग गेट होगा। ठीक है, ट्रेंडलेनबर्ग गेट हो गया, एंटाल्जिक गेट हो गया,
ठीक है, इस टाइप के अलग अलग गेट अपने को देखने को मिलते हैं। सो गेट का जो है वो वैसे एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगी, और गेट जो भी है, अगर आपको लगता है कि कुछ एविडेंट है, कुछ अलग है, तो आप उसमें मेंशन करो। फिर आता है बोनी कॉन्टोर्स, भी आप देखेंगे कि कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है। ठीक है, एंड वैसे डिफॉर्मिटी नॉर्मली अगर कोई प्रेजेंट है तो आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आरे है तो आपको हाथों में दिखेगी, आरे है, ओए है, स्कोलियोसिस, काइफोसिस जैसी डिफॉर्मिटीज है, कोई बच्चा है तो सीटीवी का हो सकता है, ये सभी आप लिखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे हम चलते हैं पाल्पेशन पे। पाल्पेशन के अंदर आप देखोगे टेंडरनेस। ठीक है, अब टेंडरनेस जो होती है उसकी 4 ग्रेड्स हमारे पास होती है। ठीक है, एमआरसी ग्रेडिंग है ये। एमआरसी मतलब कि मेडिकल रिसर्च काउंसिल। तो ग्रेडिंग है इसकी हमारे पास 4। पहले के अंदर क्या होगा, पेशेंट को पेन, आपने जैसे ही उसको टेंडरनेस के लिए पाल्पेट किया थ्रू योर फिंगर्स, तो पेशेंट पेन की कंप्लेन करेगा कि हाँ दबाने पे पेन है, मतलब टेंडरनेस प्रेजेंट है। दूसरे में क्या होगा, वो बोलेगा कि हाँ पेन भी है, साथ ही में जो आंखें होंगी उनको भी बंद करेगा, वो विंस करेगा। ठीक है, तो वो भी आप एक्सप्रेशन देख के समझ जाएंगे, तो वो ग्रेड नंबर 2 पे आता है। नेक्स्ट आता है ग्रेड नंबर 3 पे। पेशेंट जो है आंखें भी बंद कर रहा है और आपका हाथ भी हटा रहा है कि भाई हटा दो हाथ, क्योंकि मेरे दर्द इतना हो रहा है। एंड लास्ट में क्या होगा, पेशेंट हाथ ही नहीं लगाने दे रहा है क्योंकि उसको ऑलरेडी इतना दर्द है। जब बिना कुछ करे ही दर्द है तो टच करके भी दर्द होगा। तो ये हमारे पास 4 ग्रेडिंग आ जाती है। टेंडरनेस हमारा हो गया है। फिर टिश्यू टेंशन एंड टेक्सचर, ये भी अपन चेक करेंगे, कोई टेंशन तो नहीं है मस्क्यूलर वहां पे। टेम्परेचर भी अपन चेक कर सकते हैं एक नॉर्मली की। फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है जैसे फीवरिश आपको लग रहा है, माइल्ड टू मॉडरेट टू सीवियर फीवर है, तो उस केस में अपन जैसे एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं करवाएंगे। तो वो तो वैसे ट्रीटमेंट में आता है, लेकिन एज सच अपन नॉर्मल टेम्परेचर देख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको वैल्यू ही लेनी पड़े, एक नॉर्मल आप हाथ लगा के देख सकते हैं। स्पाज्म आप चेक कर सकते हैं पाल्पेशन से, आपको ऑटोमेटिकली एक फील हो जाएगा स्पास्टिक मसल। ठीक है, फिर टाइप ऑफ स्किन, किस टाइप की स्किन है, ड्राई है या एक्सेसिवली मॉइस्ट है, किस टाइप की स्किन है। अगर स्कार है कोई पहले का तो वो एडहेरेंट है या नॉन एडहेरेंट है। ठीक है, जैसे पोस्ट ऑपरेटिव केसेस होते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव TKR हो गया, उसमें अपन देखते हैं कि नी के ऊपर अगर एडहर्ड है या एडेशंस फॉर्म हो गए हैं, तो फिर कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्चर में भी जा सकता है लिम, और आपको रेंज ऑफ मोशन अचीव करने में भी दिक्कत आएगी। तो एडहरेंट है या नॉन एडहरेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है चेक करना, क्योंकि दिस विल डिसाइड योर रेंज ऑफ मोशन इन फ्यूचर। ठीक है, फिर नेक्स्ट पाल्पेशन में ही अपन देखते हैं स्वेलिंग एंड क्रेपाइटिस। क्रेपाइटिस तो आपको पता ही है, क्रेपिटस, जिसके अंदर नॉर्मल साउंड हमें देखने को मिलती है जब भी आप जॉइंट का मूवमेंट करवाते हो। ठीक है, फ्रैक्चर के केसेस में सबसे कॉमनली मिलती है। फिर आते हैं अपन स्वेलिंग के ऊपर। स्वेलिंग में देखो क्या है कि अलग अलग स्वेलिंग दे रखी है, कि मान लीजिए सून आफ्टर द इंजरी हो रहा है, तो मोस्ट कॉमनली ब्लड होगा, हीमेटोमा वहां पे इकट्ठा होगा, फॉर्म होगा। ठीक है, फिर 8 to 24 आवर्स बाद में होता है तो साइनोवियल फ्लूइड का हो सकता है एक्यूमुलेशन ज्यादा हो रहा। अगर कोई हार्ड है तो बोनी स्वेलिंग हो सकती है, वो लेदरी थिकनिंग है तो क्रोनिक हो सकता है, टफ एंड ड्राई है तो कैलस होगा। कैलस यानी कि जब भी फ्रैक्चर होता है उसके बाद बोन का यूनियन होता है, तो जब बोन का यूनियन हो रहा होता है तो कैलस फॉर्मेशन होती है वहां, जो ही आगे जाके बोन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो कैलस कुछ भी नहीं है, एक हार्ड बोन फॉर्मेशन आप बोल सकते हो जो होती है, जिसकी वजह से यूनियन होता है फ्रैक्चर्स का। ठीक है, तो स्वेलिंग अलग अलग टाइप की है। जब भी स्वेलिंग अकर हो रही है या जिस टाइप की स्वेलिंग है वो आपको बता देगी क्या चीज हो सकती है स्वेलिंग में। ठीक है, फिर अपन आते हैं एग्जामिनेशन के ऊपर। एग्जामिनेशन के अंदर सबसे पहली चीज जो अपन लेते हैं दैट इज द वाइटल। ठीक है, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर एंड SpO2। SpO2 भी आएगा वैसे इसके अंदर। ठीक है, अब आप पल्स रेट जो होती है 70 to 100 वैसे दे रखी होती है, लेकिन आप अगर मेनली मान के चलेंगे तो 55 से लेके 90